जी, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सब्सटेंस है, हर एक का एटम का जो ना मैग्नेटिक मोमेंट मौजूद है, ठीक है। तो आपके पास जो मैग्नेटाइजेशन है वो मॉलिक्यूलर फील्ड के बढ़ने से ना बढ़ जाती है, ठीक है। और फ़र्ज़ करें, सपोज़ पहले ये करें कि टेम्परेचर आपके पास क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर ना हमारे पास एक कर्व बनी हुई है, तो ये जो कर्व है हमारे पास, ये बेसिकली मटेरियल, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कर्व है जो हमें बताएगी मैग्नेटाइजेशन के बारे में कि अलोंग एक्स एक्सिस फील्ड है कि किस तरह फील्ड के बढ़ने से जो मटेरियल है ना वो मैग्नेटाइज हुआ है। तो मैग्नेटाइजेशन देखने के लिए हम एक जो लाइन है जिसको स्लोप कहते हैं, उसको प्लॉट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। ये जो हमारे पास लाइन 2 है, ये हम ड्रा करेंगे। इस लाइन के ड्रा करने से ना हमारे पास दो पॉइंट आते हैं जहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है। एक पॉइंट ओ है जो ओरिजिन पे है, ठीक है, और एक पॉइंट पी है जो यहाँ पर है। अब ये जो पॉइंट ओ है ये अनस्टेबल पॉइंट होता है, और ये जो पॉइंट हमारे पास पी है ये हमारे पास स्टेबल पॉइंट होता है। अब पॉइंट ओ पर आपका जो मटेरियल है ना वो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। और फ़र्ज़ करें अर्थ के फील्ड की वजह से ना थोड़ा सा मटेरियल क्या हो गया है, मैग्नेटाइज, और वो पॉइंट ए पर मैग्नेटाइज हो गया। अब हम जानते हैं जो मैग्नेटाइजेशन है वो आपके फील्ड के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे मैग्नेटाइजेशन होगी तो आपके पास फील्ड भी उसके अलोंग एक्स एक्सिस बढ़ गया, कहाँ तक, बी तक। अब जब बी तक आपका फील्ड बढ़ा है तो आपकी मैग्नेटाइजेशन सी तक चली जाएगी। जब सी तक मैग्नेटाइजेशन गई है तो आपका फील्ड डी तक, और फिर डी से आपकी जो मैग्नेटाइजेशन है ई तक, और सो ऑन करते करते कहाँ तक आ जाएगी, पॉइंट पी पर। पॉइंट पी जो है वो स्टेबिलिटी का पॉइंट है। ये आपके पास मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन है जो कि आपके इंटरनल फील्ड, मॉलिक्यूलर फील्ड की वजह से हुई है। इस मैग्नेटाइजेशन से जब भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो वापस इसी पॉइंट पर आ जाएगी। असल में बेसिकली मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी को ना दो चीज़ों पर डिस्कस किया गया है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर और एक जब टेम्परेचर चेंज होगा तब क्या होगा। ये बातें हैं आपके पास। अगर तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना तो पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं ना वो भी फेरो होते हैं, वो भी फेरोमैग्नेटिक का इम्पैक्ट रखते हैं। अब अगर क्या हो, अगर आपके पास टेम्परेचर चेंज हो जाए, ठीक है, तो आपके पास फिर क्या होगा उस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास किधर गया है, अब इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने ये देखना है कि आपके पास जो सैचुरेशन वैल्यू है मैग्नेटाइजेशन की, ओके। अब जो बात है वो ये देखनी है कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होता है। तो टेम्परेचर के इफ़ेक्ट से आपकी सैचुरेशन वैल्यू जो मैग्नेटाइजेशन की है वो कितनी चेंज होती है, और किस टेम्परेचर पर जो आपका फेरो हो वो पैरा दोबारा बन जाता है, ठीक है। इन बातों का जवाब देने के लिए ना हम क्या करते हैं, आपके पास जो कर्व बनी हुई थी ना उस को ना, उसमें जो मॉलिक्यूलर फील्ड था उसको पैरामीटर ए से चेंज कर देते हैं। ये पैरामीटर ए है जो, ये वही वेरिएबल है जो आपकी थ्योरी ऑफ पैरामीटरिज्म में क्यूरी ने यूज़ किया था। अब आपके पास वो जो ए था वो बराबर होता था म्यू एच ओवर के टी। ये पैरामैग्नेटिक की जो थ्योरी थी उसमें ये फार्मूला गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम वाइज के रिलेशनशिप को यूज़ करें तो हमारे पास जो पैरामैग्नेटिक का फार्मूला बनता था, जो लैंगमिन फंक्शन का जो फार्मूला बनता था वो जो था हमारे पास रिलेटिव मैग्नेटाइजेशन यूज़ करता था, जो कि एम एस ओवर एम नॉट इक्वल टू एल ओवर ए होता था, और वो था कोट हाइपरबोलिक ए माइनस वन ओवर ए। अगर आपके पास एक्सटर्नल फील्ड क्या हो, ज़ीरो, तो हमारे पास जो ए है वहाँ वो क्या आ जाएगा, म्यू एच एम ओवर के टी, ठीक है। अब हमने एम ओवर एम नॉट बनाना है तो क्या करेंगे कि दोनों तरफ एम नॉट से डिवाइड कर देंगे। जब दोनों तरफ एम नॉट से डिवाइड करेंगे तो एम ओवर एम नॉट बराबर आ जाएगा के टी ओवर म्यू गैमा एम नॉट इंटू ए। अब ये देखें एम ओवर एम नॉट ये हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है। ये आगे ये अलोंग वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन बन रही है। देखो ना, ये y इक्वल टू एम एक्स सी होता है ना, हमारे पास लाइन का स्लोप क्या होता है, एम एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास लाइन की ही इक्वेशन बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास एम और एम नॉट है ये लीनियर फंक्शन है ए का, और जो ए है वो प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो अब अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पर ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास जो सैचुरेशन की वैल्यूज़ हैं वो भी निकल आएंगी।
तो अब उसी कर्व को जो हमारे पास ये थी, अब इस पर हम डिफरेंट टेम्परेचर्स की लाइन की स्लोप ड्रा करते हैं। ये जो लाइन 2 ड्रा की हुई थी बेसिकली ये स्लोप ही था, ये आपके पास इक्वेशन प्लॉट ऑफ इक्वेशन था जो कि आपको सैचुरेशन वैल्यू के बारे में बताना था। अब डिफरेंट टेम्परेचर्स पर इसकी लाइन ड्रा करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिलेटिव सैचुरेशन कितनी आती है। तो ये हमारे पास T2 वही टेम्परेचर पहले वाला था, T3 पे भी ड्रा किया, T4 पे भी ड्रा किया। अब हमारे पास जो देखें जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया T3 वैसे वैसे आपकी जो मैग्नेटाइजेशन है ना वो लोअर से लोअर होती गई। पहले P पर थी, फिर P से ये जो वैल्यू है P से आती आती फिर यहाँ पे देखें ये सेकंड लाइन में यहाँ पर आ गई है। ठीक है, उसके बाद जो टेम्परेचर 4 है उसमें तो मैग्नेटाइजेशन कहीं पे है ही नहीं, मटेरियल पूरे का पूरा क्या हो गया है, डीमैग्नेटाइज पैरामैग्नेटिक बन गया। तो ये जो कर्व है 1 इसको लैंगमिन फंक्शन कहा हुआ है। वैसे बेसिकली ये मटेरियल के जो मैग्नेटाइजेशन होने की कर्व होती है ये वो है, उसका ये ग्राफ समझ लें आप। तो जैसे ही टेम्परेचर T3 हुआ आपके पास ये जो कर्व है ये देखें बिल्कुल ये T3 की जो लाइन है ये आपके पास जो मटेरियल जो लैंगमिन फंक्शन की लाइन है उसके बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, बराबर हो गई है। तो जब ये लाइन बराबर हो जाती थी तो इस टेम्परेचर को कहते थे क्यूरी टेम्परेचर। और यही पैरामैग्नेटिक आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल की कर्व भी ऐसी होती है बिल्कुल स्ट्रेट जैसे ये बन गई है। तो ये जो T3 टेम्परेचर है बेसिकली ये क्यूरी टेम्परेचर है। इससे कम टेम्परेचर पर जाएंगे तो हमारे पास ये मटेरियल फेरो रहेगा, लेकिन जब इससे टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे जिस तरह T4 है तो हमारे पास जो मटेरियल है वो पैरा बन जाएगा। तो T3 टेम्परेचर पर आप जो है वो TC की जो क्यूरी टेम्परेचर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लैंगमिन की लाइन है, लैंगमिन कर्व की लाइन है और जो आपकी स्लोप की लाइन है वो बराबर हो गई है। और जब ये लाइंस बराबर हो जाती थी तो आपके पास जो फार्मूला होता था ए का वो हमारे पास 1/3 के बराबर आ जाता था। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास जो KTC है ओवर म्यू गैमा एम नॉट है ये बराबर 1/3 के आ गया। जब इसको रीअरेंज किया जाएगा तो हमारे पास रीअरेंज करने पर हमारे पास TC की वैल्यू आ जाएगी म्यू गैमा एम नॉट ओवर 3 के। तो हमारे पास जो लाइन है वो मॉलिक्यूलर फील्ड को रिप्रेजेंट करती है जो स्लोप होती है किसी भी पॉइंट पर एट एनी टेम्परेचर। तो T पर दोनों तरफ हमने क्या किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर जो KT ओवर म्यू गैमा एम नॉट है ये बेसिकली आपके पास मैग्नेटाइजेशन का फार्मूला होता है। मैंने कैलकुलेट किया हुआ लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है। तो ये बराबर आ गया T/3TC के। तो इसका मतलब क्या, ये रिलेशन क्या शो कर रहा है हमारे पास, ये रिलेशन हमारे पास ये शो कर रहा है कि आपके पास जो रिलेटिव मैग्नेटाइजेशन है वो T/TC की रेशियो के बराबर है। ठीक है, आपके पास अगर एम नॉट या TC की वैल्यू डिफरेंट भी होंगी तो आपके पास जो ये रेशियोज आएंगी M/M0 जो कि बराबर आ जाएगा MS/M0, वो आप सिर्फ और सिर्फ T/TC से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको किसी और फैक्टर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो आप इस तरह जो वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं या ये जो कहा गया कि आपके पास डिफरेंट वैल्यू हो M0 और TC की लेकिन जो इनकी रेशियो है वो सेम रहेगी, तो इसको लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स भी कहते हैं। अब अगला क्या मसला है कि ये बात नियरली तो करेक्ट है लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। रीज़न क्या है, ये जो MS/M0 है ये नंबर ऑफ़ एटम्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये देखें एन म्यू इज इक्वल टू एम नॉट, ये नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अब जो आपके पास टेम्परेचर होता है उसके बढ़ने से नंबर ऑफ़ एटम्स चेंज होते हैं। नंबर ऑफ़ एटम्स चेंज हो गए तो इसका मतलब आपका मैग्नेटाइजेशन है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज। तो फिर ये जो रेशियो है वो ये आपके लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट को फॉलो नहीं करेगी। तो बजाय इसके कि आप नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो मैग्नेटाइजेशन लें, आप इसके लिए नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट मास जो है ना वो मैग्नेटाइजेशन ले लें, जिसको स्पेसिफिक मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं। क्योंकि ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है तो इस तरह ये लॉ को ज़्यादा फॉलो करेगी। तो यही लिखा हुआ है लास्ट पे, डीलिंग विद मैग्नेटाइजेशन एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर स्पेसिफिक मैग्नेटाइजेशन इज़ यूज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, सर पूछ भी सकते हैं कि स्पेसिफिक मैग्नेटाइजेशन को क्यों इस्तेमाल किया जाता है जब भी आपने डिफरेंट टेम्परेचर पर मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू यूज़ करनी होती है।
हम सिंपल जो मैग्नेटाइजेशन है उसको यूज़ क्यों नहीं करते। तो ये मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी है। 100 बातों की एक बात अगर बात की जाए इसमें, तो हमने मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी में मटेरियल्स के मैग्नेटाइज होने को देखना है। ठीक है, पहले कांस्टेंट टेम्परेचर पर देखते हैं, फिर हम डिफरेंट टेम्परेचर पर देखते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पर देखने पर ये बात पता चलती है कि हर पैरा जो होता है वो फेरो ही होता है अपने मॉलिक्यूलर फील्ड की थ्योरी के बेस पर। बस उसको हल्का सा वो टेम्परेचर जो होता है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, जिसके बिलो जो है वो मटेरियल फेरो एक्ट करता रहेगा। उस टेम्परेचर के अगर वो टेम्परेचर कांस्टेंट है, उससे नीचे फील्ड जो मॉलिक्यूलर फील्ड है वो अलाइनमेंट करने के काबिल है, तो आपका मटेरियल फेरो होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर आप डिफरेंट करते हो, तो डिफरेंट टेम्परेचर करने के लिए फिर आपको लैंगविन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। आपका जो टेम्परेचर का इम्पैक्ट है वो आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसको डीमैग्नेटाइज करता है। तो जैसे जैसे आपका मटेरियल का टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा, आपका मटेरियल डीमैग्नेटाइज होता जाएगा, मतलब फेरो से वो पैरा में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये दो बातों को लेकर मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है। तीसरी बात इसमें यह की गई है कि जो आपके पास स्पेसिफिक मैग्नेटाइजेशन यूज़ होती है, बजाय हमारे पास वॉल्यूम मैग्नेटाइजेशन यूज़ होने के, मतलब नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट मास लिए जाते हैं इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम।